So this chapter is motion in straight line and we are studying first we need to know that what is the mechanics. Mechanics होता है क्या है? ये जो आप पार्ट स्टडी कर रहे हो फिजिक्स का, ये किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर आता है। फिजिक्स के अंदर काफी सारे अलग अलग हैं पार्ट, जैसे मैंने भी आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, ठीक है, ऑप्टिक्स है ना, अलग अलग देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फिजिक्स। उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मैकेनिक्स, है ना। और मैकेनिक्स ही अपन लोग वी आर गोइंग टू स्टडी मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स सबसे पहले तो होता क्या है, व्हाट इज द मैकेनिक्स? तो मैकेनिक्स का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, ठीक है, इन विच वी स्टडी फोर्स, इन विच वी स्टडी फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, और अपन तो फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, फोर्स और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स को अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। मैकेनिक्स को फर्दर क्या कर सकते हैं हम, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है, दैट फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। फर्स्ट जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट, क्या होता है, रेस्ट। तो व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, और अगर आप उस पे जो फोर्स लग रहे हैं और उनके जो इफेक्ट है उनकी स्टडी करते हो, तो डेट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। समझ में आया कि व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट देन द स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, ठीक है। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पर? हाँ, व्हेन नो व्हेन सर, बॉडी हाँ, रेस्ट पे है तभी। हाँ बस, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट देन स्टडी, उस पे जो लगने वाले फोर्स है और उसके जो इफेक्ट है उनकी जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डायनेमिक्स। अब ये क्लियरली आप समझ ही गए होंगे डायनेमिक्स में क्या होगा। डायनेमिक्स में होगा व्हेन बॉडी इज इन अ मोशन, ठीक है, व्हेन व्हेन बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। सो डायनेमिक्स में क्या आता है कि व्हेन द बॉडी इज इन मोशन देन द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट एंड देयर इफेक्ट, उस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके जो इफेक्ट हैं उनकी जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं डायनेमिक्स, ठीक है। अब किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो दो केस हो सकते हैं, ठीक है, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या मोशन में आएगी, ठीक है। इधर द बॉडी विल कम इनटू अ मोशन और इट विल रिमेन्स इन रेस्ट, या तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, ठीक है, रेस्ट में रहती है तो स्टैटिक्स हो गया, मोशन करती है तो डायनेमिक्स हो गया। अब डायनेमिक्स को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है, ये तो सेकंड पार्ट इसका हो गया। यहाँ पर डायनेमिक्स के दो पार्ट करेंगे, दो पार्ट में से फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा काइनेमेटिक्स, क्या होगा, काइनेमेटिक्स। और जो सेकंड पार्ट होता है बी पार्ट उसको बोलते हैं काइनेटिक्स, क्या बोलेंगे उसको, काइनेटिक्स, ठीक है। तो अब काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स होता है, देखो बॉडी मोशन में तो होगी होगी, बट काइनेमेटिक्स के केस में क्या होगा, व्हेन कॉज ऑफ मोशन, ठीक है, व्हेन कॉज ऑफ मोशन इज अननोन, व्हेन कॉज ऑफ मोशन इज अननोन, यानी ये हमें उससे मतलब नहीं है कि बॉडी मोशन में क्यों आ रही है, पर उस पर जो मोशन में वो आई है तो उस पर जो जो इफेक्ट हो रहे हैं उसकी हमको स्टडी करनी है। जैसे किसी बॉडी पे फोर्स लगा और फोर्स लगने की वजह से वो मोशन में आया, तो मोशन में आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा बॉडी का, है कि नहीं। बॉडी को अगर फोर्स लगाओगे तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज तो करी होगी ना उसने, तो उसका वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, या उसकी स्पीड इंक्रीज हुई या वेलोसिटी इंक्रीज हुई, या स्पीड या वेलोसिटी में चेंज हुआ, या उसमें एक्सेलरेशन कितना है, इन सब जो टर्म्स है इनकी स्टडी करते हैं, वो किस में आता है, काइनेमेटिक्स में। एंड इफ यू नो द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन होगा क्या मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में कॉज ऑफ मोशन होता है फोर्स, फोर्स की वजह से ही बॉडी मोशन में आएगी, ठीक है। तो व्हेन द कॉज ऑफ मोशन इज अननोन, यानी कि कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं कर रहे अपन, बस उसके इफेक्ट्स जो हुए हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। जैसे कोई बॉडी मोशन में आ गई तो उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसका, उसमें एक्सेलरेशन कितना आया है, ये सब आप स्टडी करोगे तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ऐसे इफ यू नो द कॉज ऑफ मोशन, यहाँ पर क्या करेंगे हम, व्हेन कॉज ऑफ मोशन इज नोन, ठीक है, व्हेन कॉज ऑफ
व्हेन कॉज ऑफ मोशन इज नोन। ठीक है, अब कॉज ऑफ मोशन इज नोन तो मतलब फोर्स आपको पता है, फोर्स आपको पता है तो फोर्स से आप वर्क निकाल सकते हो, पावर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सब जो चैप्टर्स आप स्टडी करोगे, वर्क, एनर्जी, पावर या फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फोर्स को डिटरमाइन करना है कि इतना, इतनी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, इतना मास है, उसमें फोर्स बताओ। तो फोर्स से रिलेटेड जो चीजें भी स्टडी करोगे आप सारे, वो किस में आएंगे? काइनेटिक्स में आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, ये जो आप स्टडी करने वाले, ये जो चैप्टर्स आप स्टडी करने वाले हो, ये चैप्टर्स किस में आते हैं? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स क्या आता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स और उसकी वजह से जो इफेक्ट्स हो रहा है, उनकी जो अपन स्टडी करते हैं वो आता है मैकेनिक्स में। अब किसी बॉडी पे जब फोर्स लगेगा तो दो बातें हो सकती है, या तो बॉडी मोशन में आएगी या रेस्ट में रहेगी। ठीक है, तो अगर बॉडी रेस्ट में रहती है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स का मतलब होता है कि व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट देन द स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ठीक है, और अगर ये बॉडी मोशन में आ जाती है तो फोर्स और उसके इफेक्ट की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में दो हो जाता है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन अननोन होती है, यानी कॉज ऑफ मोशन से हमको कोई मतलब नहीं है, पर उसके जो इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये पेन है, इस पेन को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो हम ये स्टडी करेंगे कि कितनी ये मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा, मैक्सिमम हाइट पर इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है कितने टाइम इंटरवल में। ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ना कि मैंने कितना फोर्स इसको लगाया था ऊपर थ्रो करने में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी जो स्टडी आ जाएंगी वो किसमें आ जाएगी? काइनेमेटिक्स में। बट अगर आपको कॉज ऑफ मोशन नोन है, यानी अगर आपको पता है किस फोर्स की वजह से बॉडी मोशन कर रही है, तो उस फोर्स से आप वर्क निकाल सकते हो, पावर फाइंड आउट कर सकते हो। ये सारा जो पार्ट आ जाएगा वो किसमें आ जाएगा? फिर काइनेटिक्स में आएगा। समझ में आई बात आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हाँ सर। तो ये जो चैप्टर अब जो स्टार्ट हो रहा है ये कहलाता है काइनेमेटिक्स। जो पार्ट आपको मिलेगा बुक्स में या जो अच्छी बुक्स आप स्टडी करोगे, तो ये पार्ट जो अब हम स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं ये किस में आता है? काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में दो जो चैप्टर है मेन वो स्टडी करते हैं अपन। एक तो आ जाता है आपका ये रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जिसको कि हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक तो हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन जिसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पर आ जाएगा मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन प्लेन में हम सर्कुलर मोशन भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन प्लेन, और एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा इसमें वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सो दीज आर द थ्री चैप्टर्स आर कम्स इनटू द काइनेमेटिक्स में आते हैं तीनों, जो हमें कवर करने हैं। पहला आज हम फर्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, फिर हम स्टडी करेंगे मोशन इन प्लेन, और फिर लास्ट में स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन प्लेन जो होगा उसके अंदर आपके प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों पार्ट है, तो दोनों पार्ट हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब समझ में आई? ओवरव्यू है आपको? क्लियर हुआ ओवरव्यू? ठीक है, हाँ सर। अब स्टार्ट करते हैं इसे अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप जब भी किसी बॉडी का मोशन को स्टडी करते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, किसी भी मोशन को आप स्टडी करो, चाहे आप लीनियर मोशन उसका स्टडी कर रहे हो, चाहे प्रोजेक्टाइल स्टडी कर रहे हो, चाहे किसी प्लेन में उसका मोशन स्टडी कर रहे हो, कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट जो टर्म हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? फिजिक्स में जब आप बॉडी का मोशन आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट इज अ बॉडी whose motion is to be whose motion is to be observed। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ट्री भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, कार, ट्रक, कुछ भी हो सकता है। जिसका भी मोशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझ में आया? जिस भी बॉडी का आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म जो हमें लर्न करनी है वो है ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ऑब्जर्वर क्या होगा? ऑब्जर्वर क्या होगा? इट इज अ बॉडी और अ पर्सन। ठीक है, इट इज अ बॉडी और अ पर्सन। WRT मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, इट इज अ बॉडी और अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू विच
motion of a object, motion of a object is observed. ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के मोशन को जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन को जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट जो बेसिक टर्म हमारे पास है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, उसके बाद जब फोर्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे और बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है वो देखो आप। इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम which gives position of an object, ठीक है, with respect to observer और टाइम। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। देखो आप किस तरह से होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बहुत सिंपल है कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने ये देखो आप यहाँ पे इस तरह से हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम और इनको बोलते हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन हो जाएगा आपका। दिस इज वी टेक एज अ प्लस एक्स एक्सिस एंड दिस वन वी टेक एज अ negative x-axis, this one is plus y-axis, and this one is a minus y-axis. So this is the simplest frame of reference, ठीक है, in which we take this axis as a positive x-axis, this positive minus x-axis plus y-axis and minus y-axis, और ये जो एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को वहां क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम विच वी टेक एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पोजीशन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं पोजीशन। तो देखो पोजीशन कैसे दोगे आप, पोजीशन आपको डिफाइन करनी है। ठीक है, तो पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली किसके लिए डिफाइन करेंगे पोजीशन, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगा, इट इज अ लोकेशन, इट इज अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, कैसे दोगे आप पोजीशन, पोजीशन क्या होगा, इट इज अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, लेट्स से द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर। कहाँ पर है ये ऑब्जर्वर, ओरिजिन पर खड़ा हुआ, और आप कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए। इस ऑब्जेक्ट ए को आपको बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। लेट्स से इट इज एट एक्स मीटर, एक्स मीटर पर है, कहाँ से, ओरिजिन से। So now you can give the location of this object A, दे सकते हो ना इस ऑब्जेक्ट A की लोकेशन। ऑब्जर्वर ये हमारा ऑब्जर्वर है। ठीक है, सो अवर ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट द ओरिजिन, तो ओरिजिन से ये कितनी डिस्टेंस पर है, x मीटर डिस्टेंस पर है। नाउ यू कैन लोकेट दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आप लोकेट कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन इट इज अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी पोजीशन। समझ में आया आपको, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। पोजीशन के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम ले रहे हैं वो है रेस्ट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है रेस्ट। ठीक है, रेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, with respect to observer
with respect to observer or time. ठीक है, so if an object does not change its position with respect to observer or time, then we say that the object is in a state of rest. पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत है कि यहाँ पे पूरा सेंटेंस नोट डाउन करने की? हाँ ठीक है, if an object does, okay समझ जाओगे ना, if an object does not change its position with respect to observer or a time, then we say that the object is in a state of rest. ठीक है, क्लियर है? Yes, If sir. an object does not change its position with respect to observer or time, then we say that, ये एक सेंटेंस लिख देता हूँ बस, then we say that Is at rest. object is in state of rest. Object is in state of rest. ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर और टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। रेस्ट के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है मोशन। नाउ यू कैन वेरी इजीली डिफाइन मोशन। आराम से आप यहाँ से अब मोशन भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करोगे कि if an object changes its position with respect to, ठीक है, if an object changes its position with respect to observer or time, ठीक है, then we say that object is in state of मोशन। तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से at any time this it is at some distance, let's say it is at some distance of 2 meter, ठीक है, from the observer the object A is at a distance of 2 meter, 2 meter इसकी पोजीशन थी, and after some time it moves to B, now its distance is how much? 6 meter। अब डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 मीटर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर टाइम जो था, इस पॉइंट पर टाइम जो था 0 सेकंड था, यहाँ पर टाइम मान लो आप हो गया 5 सेकंड हो गया। सो इफ आई से दैट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ 0 सेकंड टू 5 सेकंड, the what is the state of this object? In the time of 0 second to 5 second, what is the state of this object? किस स्टेट में था वो? मोशन में था ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, why you said that it is in a motion? Because with respect to observer it position. is changing its position, ठीक है, because with respect to observer it is changing its position। also you can say that within the time interval of 5 seconds it changes its position। so again, if the object changes its position with respect to observer or with respect to time, then you say that the object is in a state of motion। and if it does not change its position with respect to observe or with respect to time, then we say that the object is in a state of rest। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है यहाँ पर? हाँ है सर, ना? हाँ सर। तो बड़ी आप ये कह सकते हो बड़ी क्या क्या कहें, मामूली सी बातें हैं, पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। सीधे आप मेन डेफिनेशंस पर आ जाओगे और ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं आती है, तो फिर आप उस इतनी इजीली नहीं समझ सकते उसको, टॉपिक को, है ना। तो ये काफी छोटी छोटी बातें हैं, मामूली सी बातें हैं, पर आपको आनी चाहिए, इससे काफी आसान हो जाती है स्टडी, ठीक है। अब आपने मोशन स्टडी कर लिया कि मोशन होता क्या, और जो कि अपना चैप्टर भी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही हम पढ़ रहे हैं, तो अब आपको मोशन पता है क्या होता है। मोशन के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में जैसे हम बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट मोशन ले लेते हैं हम। फर्स्ट टाइप का मोशन है, फर्स्ट मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। मोशन क्या है? फर्स्ट टाइप ना है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी ड्यूरिंग अ मोशन, ठीक है, व्हेन अ बॉडी ड्यूरिंग अ मोशन moves in straight path, moves in straight path, ठीक है।
तो रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा कि व्हेन अ बॉडी ड्यूरिंग अ मोशन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी जो है अपने मोशन के दौरान जब वो मोशन कर रही है तो खाली किस पर चले? स्ट्रेट पाथ पर ही चले। जैसे कि मान लो कोई एम्प्टी रोड है, बिल्कुल खाली रोड है, वहां पे स्ट्रेट रोड पे कोई कार मूव हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे सीधी चल रही है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बात समझ में आई? What is the rectilinear motion या straight line motion? When a body during a motion, body अपना जो ऑब्जेक्ट है जिसका आप मोशन स्टडी कर रहे हो, कि when a body during a motion moves in a straight path, स्ट्रेट पाथ पर चलती है तो क्या बोलते हैं उसको? रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। आया समझ में? क्लियर है? हाँ ठीक है। सर। सेकंड वाला जो सेकंड टाइप लेते हैं हम, सेकंड टाइप इज अ कर्व्ड मोशन। ठीक है, सो सेकंड टाइप इज अ कर्व्ड मोशन। कर्व्ड मोशन में क्या होगा कि व्हेन बॉडी इज डूइंग अ मोशन, देन इट्स पाथ इज, जो उसका पाथ है वो पाथ कैसा होगा? उसका कर्व्ड होगा। कैसा होगा? इट्स पाथ इज कर्व्ड। ठीक है, अब पाथ जो इसका कर्व्ड है, तो कर्व्ड पाथ में दो केस बन सकते हैं, या तो उसका सर्कुलर पाथ हो। कैसा पाथ हो? सर्कुलर पाथ। तो अगर बॉडी, इफ अ बॉडी इज डूइंग अ मोशन एंड ड्यूरिंग इट्स मोशन इट फॉलोज द सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर मोशन कहेंगे उसको। सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि ड्यूरिंग अ मोशन अ बॉडी फॉलोज द सर्कुलर पाथ, तो उसका जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होगा? इफ अ बॉडी follows, if a body follows the circular path, if a body follows the circular path during its motion, ठीक है, उसके मोशन के दौरान अगर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करती है तो उसका जो मोशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसे ही कर्व्ड में ही सेकंड पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसमें? और प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो दोनों ही कर्व्ड, दोनों ही क्या है? कर्व्ड मोशन है। कर्व्ड मोशन क्यों है? कर्व्ड मोशन है दोनों ही। कर्व्ड मोशन क्यों है? क्योंकि जो इनके पाथ है वो कर्व्ड है। तो अगर सर्कुलर जो पाथ है वो कर्व कर्व जो है वो सर्कल बनता है तो कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि इफ अ बॉडी फॉलोज, इफ अ बॉडी फॉलोज पैराबोलिक पाथ, if a body follows parabolic path during its motion, parabolic path during its motion, during its motion, अगर पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन तो जो मोशन होगा क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे आप देखो कि कोई फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को किक करता है, जैसे फुटबॉल है और फुटबॉलर जो है इस फुटबॉल को किक करता है, तो जब वो इस फुटबॉल को किक करेगा तो कुछ इस तरीके का पाथ ये फुटबॉल फॉलो करेगी, करेगी नहीं करेगी? ठीक है, इस तरीके का पाथ फॉलो करेगी ये फुटबॉल। तो ये जो मोशन हो रहा है किस मोशन का एग्जांपल है? विच मोशन इज इट? कौन सा मोशन होगा ये बोलो? विच? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, ऐसे ही सर्कुलर मोशन तो आपने, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल। इफ यू टाई अ स्टोन, ठीक है, और अ ऑब्जेक्ट विद अ थ्रेड एंड इफ यू, और आप उसको अगर घुमाते हो, इफ यू रोटेट इट, जब आप उसको घुमाओगे तो जो पाथ वो फॉलो करेगा, वो जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करेगा वो कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ होगा। तो मोशन कौन सा हो जाएगा? वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट हम लेते हैं इसमें थर्ड, एंड थर्ड पार्ट इज ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन। ठीक है, ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन, या इसको ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन जो हो रहे हैं इसी को अपन बोलते हैं ऑस्किलेटरी, ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, है ना? अब ऑस्किलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा? जैसे सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम का आप मोशन देखो, जैसे हम यहाँ पर एक पेंडुलम बनाते हैं, पेंडुलम बनाया हमने, ठीक है, इस पेंडुलम में आप इसको मोशन करके छोड़ दो, इसको एक मोशन देके छोड़ दो आप इस तरह से, ठीक है, मोशन दिया, तो अब ये क्या होगा? ये जो है इसकी मीन पोजीशन होती है, क्या होती है?
मीन पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके का मोशन करता है कि वो इट ऑलवेज डू अ मोशन टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन के अबाउट ही वो आगे पीछे मोशन करता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। समझ में आया क्या होगा ये कि इफ अ बॉडी डू मोशन टू एंड फ्रो about its mean position, mean position। अगर कोई बॉडी इस तरीके का मोशन कर रही है कि वो उसकी जो मीन पोजीशन है उसी के आगे पीछे मोशन कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑस्किलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बोलो। तो मोशन समझ में आया, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन। अब हमें जो स्टडी करनी है, जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर इज रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, जो चैप्टर हम स्टडी कर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो हम अब अपने टॉपिक पर ही आ जाते हैं, रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन पर। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, सो टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन मोशन, टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज डिस्टेंस। फर्स्ट जो टर्म हम स्टडी कर रहे हैं, डिस्टेंस, जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, तो हमने एक्स बता दिया आपको यहाँ पर। ठीक है, सो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, लेट्स से दैट अ पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी। कोई पर्सन है, उसको ए से लेके कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है। ठीक है, अ पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी। अब ए से बी जाने के उसके पास कुछ रास्ते हैं, एक रास्ता इधर से आ रहा है, एक रास्ता ऐसे करके आ रहा है, और एक रास्ता ये रहा। So he has three paths to go from a place A to B। A से B तक जाने के उसके पास तीन रास्ते हैं। ये पहला रास्ता है फर्स्ट, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो पाथ है उसके पास, फर्स्ट वाले पाथ से उसको लग रहे हैं 6 किलोमीटर। ठीक है, और थर्ड वाले पाथ से उसको लग रहे हैं 8 किलोमीटर, और फोर्थ वाले पाथ से लग रहे हैं 4 किलोमीटर। ठीक है, और उसको जाना कैसे, ए से लेके बी तक जाना है, ही वांट्स टू गो फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो अब यहाँ पर हमें समझ में आ रही है बात। सो यहाँ पर हमें पता करना है डिस्टेंस, के डिस्टेंस क्या होती है। सो लेट्स फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ कवर्ड। सो लेट्स से ही वांट्स टू गो फ्रॉम ए टू बी। हमने तो उससे कह दिया कि भाई आपको ए से बी तक जाना है, बट हमने कोई कंडीशन नहीं दी है उसको कि आप कौन से रास्ते से जाओ, जो आपको सुटेबल लगे। उनके पास टाइम ज्यादा है तो घूमते फिरते चले जाएंगे, ठीक है, टाइम कम है तो सीधे चले जाएगा। तो अभी हमने उसको कोई भी कंडीशन दी है, कंडीशन नहीं दे रखी है, ही कैन चूज एनी पार्ट टू गो फ्रॉम ए टू बी। ना कोई टाइम बाउंडेशन है, आपको कभी तक भी ए से बी तक पहुंचना है। So he can choose the path 1, he can choose the path 2, or he can choose the path 3। It is up to him to choose any path। वो ए चाहे पहले से जाए, दूसरे से जाए, तीसरे से जाए। ठीक है, if he goes from the path 1, अगर वो path 1 से जाता है, तो path 1 से वो जाएगा तो कितनी उसको path कवर करना पड़ेगा, उसकी path length कितनी होगी, उसकी path length कितनी होगी अगर फर्स्ट वाले रास्ते से वो जाता है, तो बताओ। सर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, सेकंड वाले से 4 किलोमीटर, और थर्ड वाले से 8 किलोमीटर। ठीक है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस इफ आई से दैट ही गोज फ्रॉम ए टू बी बाय द चूजिंग द पाथ 1, इन दैट केस व्हाट इज 6। द डिस्टेंस, 6 किलोमीटर। बिकॉज द टोटल पाथ कवर्ड, जितना पाथ उसने कवर करा है, टोटल पाथ, वो उसकी डिस्टेंस कहलाती है। तो वो 6 किलोमीटर हो जाएगा, दूसरे से आएगा तो 4 हो जाएगा, और तीसरे से आएगा तो 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो टोटल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, ये आ गया आपको। बी पॉइंट है इसकी, एसआई यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट क्या होगी डिस्टेंस की, बताओ। व्हाट इज द मीटर। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर, क्योंकि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, तो ये मीटर आ जाएगा, ये मीटर लगा दिया हमने यहाँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट चूज करते हैं। थर्ड पॉइंट बात करते हैं अपन ने, मुझे बताओ कि डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी।
scalar quantity, because if I say him that you have to go from A to B, then he can choose any path, कहीं से भी जा सकता है, मुझे कुछ पता नहीं है भाई पहले से आ रहा है दूसरे से तीसरे से, ठीक है, so he can choose any path, so it is a distance is a scalar quantity, distance is a scalar quantity, okay, ये हो गया। डी पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ क्या डिस्टेंस जो है वो पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है? इट इज डिपेंड्स ऑन पाथ और नॉट? इट इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस और इट डिपेंड्स ऑन द पाथ? किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है, बिकॉज अगर आपने पाथ चेंज करा तो डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, ठीक है, सो इट इज अ पाथ फंक्शन। क्या है ये? इट इज अ पाथ फंक्शन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इट इज अ हाँ सर। पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ आपको, ई लास्ट पॉइंट ई पॉइंट ये है कि अगर आप इफ यू हैव द क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए तो आपको डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है? तो डिस्टेंस को मैंने एक्स से डिनोट करा है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। जो टोटल पाथ लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करनी है, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट डिस्टेंस की। डिस्टेंस से रिलेटेड जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो कि डिस्टेंस से ही एसोसिएटेड है, और वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक्स के ऊपर हम लगा देंगे वेक्टर का साइन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब हम इससे कहेंगे, अब इफ आई पुट अ कंडीशन दैट यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी बट यू हैव टू चूज अ शॉर्टेस्ट पाथ, आपको क्या चूज करना है? शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है। तो बताओ कौन सा पाथ चूज करेगा वो? फोर फर्स्ट, सेकंड और फोर थर्ड? किलोमीटर 4 किलोमीटर, ऑब्वियसली सेकंड पाथ चूज करेगा। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, हाँ, पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट पाथ लेना है। नेगेटिव भी हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बात करते हैं सारे पॉइंट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन टू प्लेसेस। कोई भी दो प्लेसेस हैं उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो यहाँ भी है तो पाथ ही, पाथ को ही मेजर कर रहे हो, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। सी पॉइंट पे आते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ यू नो दैट ही शुड चूज द पाथ टू, उसको पाथ टू ही चूज करना पड़ेगा, तो इट मींस आपको उसकी डायरेक्शन पता है, तो ये क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इज इट अ पाथ फंक्शन और अ पॉइंट फंक्शन? बोलो, इज इट अ पाथ पॉइंट। फंक्शन? इट इज अ पॉइंट फंक्शन, ठीक है। इट इज अ पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन पाथ पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। इट इज अ पॉइंट फंक्शन बिकॉज वाई? इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इनिशियल और फाइनल जो पोजीशंस है उन पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए क्या कहलाता है? इट इज अ पॉइंट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, डी पॉइंट तक हो गया। ई पॉइंट, अब देखो, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और जीरो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और लास्ट पॉइंट जो है एफ, वो है फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल आएगा तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये फॉर्मूला होता है किसका? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी अगेन व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन मोशन एंड द रेक्टिलिनियर मोशन। फर्स्ट टर्म जो है वो डिस्टेंस है, सेकंड टर्म जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ कवर्ड, ऐसा यूनिट मीटर होती है, स्केलर क्वांटिटी है, पाथ फंक्शन है। इसमें आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज
डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर बॉडी चेंज कर रही है अपनी पोजीशन एक से दूसरी जगह, तो डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये क्या है, पाथ फंक्शन है, और फॉर्मूला जो होता है एक्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का होता है टोटल पाथ लेंथ। इसे ही आप देखें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, ठीक है, बिटवीन टू प्लेसेस। जैसे सिंपली याद रख लो आप, तो इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर्ड होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी मीटर होती है। वेक्टर क्वांटिटी है, पॉइंट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कुड भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। फॉर्मूला जो आप लगाओगे वो क्या फॉर्मूला लगेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। आया समझ में, बोलो, क्लियर है? हाँ, हाँ सर। ठीक है। तो ये बात हमने करी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी पे हम आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वांटिटी है स्पीड, ठीक है। थर्ड क्वांटिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, दैट थर्ड क्वांटिटी इज स्पीड। स्पीड को v से डिनोट करेंगे हम, v बना दिया यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड हमें बताती क्या है, ठीक है। स्पीड हमें क्या बताती है कि हाउ फास्ट, स्पीड हमें क्या बताएगी, स्पीड से क्या शो होता है, स्पीड शोज दैट हाउ फास्ट, how fast an object or a body is moving, ठीक है। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज मूविंग, ये किससे पता लगेगा आपको, स्पीड से पता चलेगा। सो व्हाट इज अ स्पीड, व्हाट स्पीड गिव्स अस, स्पीड गिव्स अस दैट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज मूविंग, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज, स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as distance, distance covered, ठीक है, distance covered by a body, distance covered by a body in per unit time, ठीक है, distance covered by a body in per unit time. So speed की definition क्या होगी, it is a distance covered by a body in per unit time, ठीक है। तो speed is equal to, हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, speed is equal to होता है distance, speed is equal to distance divided by time, ठीक है। So what is the formula for speed, is speed is equal to distance upon time. So if I want to find out the SI unit, SI unit of, SI unit of speed, so SI unit of speed is equal to क्या होगा, SI unit of distance, distance की SI unit क्या होती है बताओ, what is the SI मीटर। unit of distance, मीटर होती है। what is the SI unit of time, second, सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड हो गया। so what is the SI unit of speed, SI unit of speed is मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। इसके if I want to write its dimensional equation, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी बोलो इसकी, l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -1, है कि नहीं, ये डायमेंशनल इक्वेशन होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेना आप, डिस्टेंस की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या होगी, एल रेज टू पावर 1। ऐसे ही जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू एल रेज टू पावर 1। ओके, समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द स्पीड, L1 t रेज टू पावर -1। ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ, ये हो गया बात, स्पीड आपको पता लग गई। अच्छा, डी के बाद अपन पहले इसका ई पॉइंट कर लेते हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज हमें ये क्या कह रही है, क्या हमें शो कर रही है स्पीड, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज मूविंग, कितनी फास्ट कोई ऑब्जेक्ट या कार मूव कर रहा है, पर किस डायरेक्शन में कर रहा है इसकी कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। सो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज मूविंग, ये पता चल रहा है हमें। तो स्पीड क्या है, इट इज अ, it is a scalar quantity, ठीक है, it is a scalar quantity, so speed is a scalar quantity, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन एफ पॉइंट पे, और ये है एवरेज स्पीड। क्या है, एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड वाला जो पार्ट है इसमें से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ध्यान से देखना इसको।
एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड को अपन डिफाइन करते हैं सबसे पहले। सो व्हाट इज अ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज अ रेशियो ऑफ एवरेज, वी एवरेज। सो एवरेज स्पीड इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, total distance covered divide by total distance covered divide by total time taken। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना आपके पास? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आया यहाँ पर? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। लेट अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए से किसी कोई ए पॉइंट है, वहां से बॉडी ने मोशन स्टार्ट करा, ए से बी तक गया और बी से लेके सी तक। ठीक है, फर्स्ट वो कहां से कहां तक गया? ए से बी तक, और फिर गया बी से सी तक। नाउ फ्रॉम ए टू बी, जब वो ए से बी तक मूव करा उन्होंने, देखो आप, जब वो ए से बी तक मूव कर रहा है, ठीक है, ए से बी तक में जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? v1 है। ठीक है, ए से बी तक में स्पीड कितना है? v1 है। और बी से सी तक में स्पीड कितनी है? v2 है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो सेम है। ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो भी x है, ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो भी x, और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो भी x है। नाउ इन दिस केस ही इज आस्किंग दैट जर्नी कैसी हो रही है उसकी? ए से बी हो रही है, बी से सी हो रही है। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू सी। ए से लेके सी तक जो उसने मोशन करा है उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो ठीक है, अब एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे आप? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ जाएगी इसमें? x प्लस एक्स आ जाएगी। होगा नहीं होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा? x प्लस एक्स। और टोटल टाइम टेकन, तो टाइम तो इसमें गिवन ही नहीं है। तो टाइम मान लो ए से बी तक में टाइम कितना लग रहा है? t1 लग रहा है, और बी से सी तक में टाइम कितना लग रहा है? t2 लग रहा है। आ रही है बात समझ में? ए से बी तक में टाइम कितना लग रहा है? t1, और बी से सी तक में टाइम कितना लग रहा है? t2। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? t1 प्लस t2 हो गया। अब ये ध्यान रखना कि x जो है ये तो क्वेश्चन में आपको ओनली, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में उनमें ओनली आपको ये गिवन है v1 एंड v2, इसके अलावा कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना होगा? इनको सबको हटाना होगा इसमें से। जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में ओनली जो गिवन है वो क्या गिवन है? v1 गिवन है एंड v2 गिवन है। सो योर आंसर शुड बी इन ओनली v1 एंड v2, एंड x एंड t शुड बी रिमूव्ड। x और t को आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा इसमें से। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक्स और टी को क्या करना पड़ेगा? आपको हटाना पड़ेगा। तो इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं। ये तो हमारे फॉर्मूले से आ गया, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर हम इसकी जर्नी ले ए टू बी, अगर ये ए से बी तक की जर्नी ले अपन इसकी, तो ए से बी तक की जर्नी में जो उसकी स्पीड है वो कितनी है बताओ? ए से बी तक की जर्नी में उसकी स्पीड कितनी है? v1 है। ठीक है, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ए से बी तक में डिस्टेंस कितनी कवर करी है उसने? x। और ए से बी तक में टाइम कितना लग रहा है उसको? t1। तो यहाँ से t1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोला x डिवाइड बाय v1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, ओके। ये तो ए टू बी हो गया। अब इसका मोशन ले लें अपन बी टू सी। बी टू सी मोशन ले लेते हैं। अब बी टू सी में देखो उसकी स्पीड कितनी है? v2 है। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? x, और टाइम कितना है? t2। तो यहाँ से t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? x डिवाइड बाय v2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आया समझ में? ठीक है, अब आप क्या करो, इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं बनते कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और 2x यहाँ पर कितना आ जाएगा? t1 और t2 की वैल्यू रख दो। तो x डिवाइड बाय v1 आ जाएगा, प्लस x डिवाइड बाय v2 आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आपकी बुक्स जो है, ठीक है, आपकी जो बुक्स है उनमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, बस चेक ये कर लेना कि स्पीड गिवन हो क्वेश्चन के अंदर और डिस्टेंस जो कवर कर रखी है वो सेम हो। तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला लगाना है 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, आपका आ जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड करा हमने। तो स्पीड वाला टॉपिक हम कर रहे थे। तो स्पीड में हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये कौन बताता है? स्पीड।
इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। इसकी एसआई यूनिट आ गई। स्पीड जो है उसकी स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन आपने लिखी। उसके बाद स्पीड क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल आता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया। सो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो देखो, जब भी आपको टाइम इंटरवल गिवन हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब भी आपको टाइम इंटरवल गिवन होता है तो टाइम इंटरवल के लिए आप कोई क्वांटिटी निकालते हो तो वो क्या आती है? एवरेज क्वांटिटी आती है। क्या आती है? एवरेज क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? कभी भी आप एनी एनी टाइम वेन एवर यू कैलकुलेट सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अ एवरेज टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम पीरियड, यानी कोई टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल के लिए अगर कोई क्वांटिटी आप फाइंड आउट करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? एवरेज मिलती है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, यहाँ क्या लिया था आपने? टोटल टाइम टेकन लिया था। अब नेक्स्ट अपन डेफिनेशन लेते हैं, जी जो डेफिनेशन है अपनी, ठीक है। ये ले रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है वो देखते हैं अपन। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, और अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। यानी किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर, टाइम पे, किसी टाइम इंटरवल में नहीं, किसी इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे उसको? हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। समझ में आया आपको? क्लियर है यहाँ तक? स्पीड आया समझ में? हम्म। हाँ सर। एक बार जब टर्म कंप्लीट हो जाएंगी फिर उसके बाद अपन इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करेंगे। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके, है ना। तो ये स्पीड हमारे पास आ गया। स्पीड के बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो है, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी वो है वेलोसिटी। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी वेक्टर से। अब वेलोसिटी हमें क्या बताएगी? वेलोसिटी से हमें क्या पता चलता है? तो वेलोसिटी क्या बताता है कि ए पॉइंट लिखते हैं हम, हाउ फास्ट, how fast a body is moving, ठीक है। how fast a body is moving and which in which direction, and in which direction। तो ये हमें क्या होता था? वेलोसिटी हमें क्या होती थी? देखो, स्पीड हमें क्या बता रही थी? स्पीड बता रही थी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। वेलोसिटी हमें क्या बताती है? कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट, आ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगी, एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड एंड प्लस डायरेक्शन, है कि नहीं। अगर स्पीड के अंदर अपन डायरेक्शन को ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। और वी कैन से दैट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को। आई बात समझ में? तो हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन, हमें क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी बताती है? वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्पीड, ठीक है। अगेन इसकी जो एसआई यूनिट होगी, व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। इसके एसआई यूनिट जो बनेगी, द एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। इसके डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहे वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन, तो वही सेम आ जाएगी जो स्पीड की थी, एल की पावर 1 टी की पावर -1, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी हम क्या कह सकते हैं? इट कैन बी पॉजिटिव, it can be positive, negative, it can be positive, negative और जीरो। वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और
जीरो भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपन एफ पॉइंट पे। अब यहाँ पर लिखते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसके भी अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी वही वी एवरेज से डिनोट कर देंगे इसे, वी एवरेज, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन इसमें एफ। तो डेफिनेशंस थोड़ा लर्न कर लेना आप, है ना, ताकि जब डेरिवेशन पार्ट आए तो आपको ये अच्छे से प्रॉपरली याद हो जाए, और कोई डाउट्स हो तो डाउट्स भी आप कर लो क्वेरी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन जी पॉइंट। जी पॉइंट में बात करते हैं अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, जैसे अपन ने यहाँ करा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसे यहाँ पर अब क्या ले रहे हैं अपन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर कितनी है, वो कौन बताता है अपन को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखो, आप समझ में आया यहाँ तक, है ना। स्पीड हो गया, स्पीड इज ये पूरा स्पीड से रिलेटेड हो गया, स्पीड अपने पास आ गई। और नेक्स्ट ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के पॉइंट्स आ गए, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे पता लगाओगे आप, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी अगर आपको पता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है। इफ यू नो द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, then you can apply this formula also, that initial velocity plus final velocity, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय 2। सो दिस इज आल्सो अ फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, ये भी किसका फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एक्सेलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन, और एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है। ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं कि it is defined as it is defined as rate of rate of change in rate of change in velocity, सिंपल सी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें बताता क्या है, सो इट gives us it gives us that how the velocity is velocity is changing how the velocity is changing with respect to time, ठीक है। तो आपके जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बताता क्या है कि हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखना, देखना हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको फिर नोटिस में लाऊंगा मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है, हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो एक्सेलरेशन क्या शो करता है, एक्सेलरेशन शो करता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमको कौन बताता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन गिव्स अस दैट हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। सी पॉइंट पर आ जाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं अपन एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज
एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन को इस तरह से अपन कर देते हैं, ये कर दिया एवरेज। ठीक है, सो व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। सो एक्सेलरेशन बताना है हमें, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। सो अगर हम कहें कि जब टाइम t1 था, एट टाइम t1, ठीक है, जब टाइम t1 था तो टाइम t1 पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u1। और जब टाइम t2 हुआ तो t2 पे वेलोसिटी कितनी हो गई, इसको हम करते हैं, जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी हमने ले ली u, और when the time is t2 then the velocity becomes v। okay, now if I write from this data, if I want to write the average acceleration, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आ रहे हैं समझ में, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अपन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, क्या करेंगे अपन, t2 माइनस t1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, आया समझ में। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, है ना। अब जैसे एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं कि भाई, एवरेज एक्सेलरेशन आप देख लें यहाँ पे, लेट्स सी हियर, let's say let at any time let any time t1 let any time t1 velocity is how much v1। ठीक है, वेक्टर लगा लेना, वेक्टर क्वांटिटीज है ना ये, तो वेक्टर लगाना, let any time t1 velocity is v1 and at time t2 velocity is how much v2। t1 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, t2 टाइम पर कितनी हो गई, v2 हो गई। तो यहाँ से अगर अपन एवरेज एक्सेलरेशन लिखे, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 हो गया। तो यहाँ से जो एवरेज एक्सेलरेशन का हमें एक और फॉर्मूला मिलेगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा v वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा t। ठीक है, ये डेल्टा बनाया अपन ने, डेल्टा v वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा t, है ना। अब ये फॉर्मूला हमें क्या मिला, एवरेज एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया यहाँ पर, डेल्टा v वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी मिला। ठीक है, अब यहाँ से आप ये बताओ कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सी पॉइंट चल रहा है अपना, सी के बाद डी पॉइंट कर लेता हूँ, इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट, मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशनल इक्वेशन अगर हम बनाना चाहे एक्सेलरेशन की, तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज L1 t raised to power सर minus 2। सर वो डेल्टा का फंक्शन आप बताओगे वापस, हाँ, मतलब डेल्टा। डेल्टा का ध्यान रखना, अपने इसमें दो तरीके के डेल्टा आएंगे, एक तो ये डेल बना हुआ आएगा, ठीक है, और एक ये डी बना हुआ आएगा। ये जो डेल्टा होता है इसको बोलता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनको बोलता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। और इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन अपन यूज करते हैं जब भी कोई फंक्शन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, पाथ फंक्शन होता है, तो उसके लिए इस तरीके का डेल्टा यूज करेंगे। डी वाला कब यूज करेंगे, डी वाला यूज करते हैं अपन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के लिए। किसके यूज करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के लिए। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो है वो, जो भी क्वांटिटी दे रखी है वो क्या है, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पर टाइम इंटरवल आ रहा है नीचे, आप देखो इस फॉर्मूले में नीचे क्या आ रहा है, टाइम इंटरवल आ रहा है। तो टाइम इंटरवल आ रहा है, इस वजह से जो एवरेज वाली वैल्यू आप निकालोगे, एवरेज वाली में इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, डेल वाला, ये जो मैंने अभी बनाया। ठीक है, तो एक तो डेल हो गया और एक डी हो गया। अब समझ में आई बात, क्लियर है ना। यानी टाइम इंटरवल जब भी होगा, एवरेज जब भी वो निकलवाएगा, तो ये डेल वाला बनाना है आपको, ट्राइंगल वाला। ठीक है, और आगे मैं अभी डी वाला बताता हूँ जिसको कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। पहले ये देखो, ये आया समझ में आपको यहाँ तक, हाँ, ये सर वो हाँ बोलो, कौन सा वाला, डेल्टा वाला कौन से में डी और आएगा वो? डेल्टा, ये डेल्टा समझ में आ गया, जब भी एवरेज टाइम यानी जब भी टाइम इंटरवल आप रखोगे, तो ये वाला डेल यूज करना है, ट्राइंगल वाला। ठीक ओके। है ना। और अगर इंस्टेंटली बोले, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट,
तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए क्या होगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए तो आप फाइंड आउट कर सकते हो लोकेशन, ठीक है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तो वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। क्या यूज करेंगे वहां पर हम, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अभी देखो आप, ये हो गया यहाँ तक। अब एफ पॉइंट लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड इट्स एंड इट्स डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे हम आगे चल के अभी, ठीक है। उससे पहले हमारा एक जो पॉइंट अभी रनिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, आप पीछे देखो, आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाला। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, फॉर्मूला निकला, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपका ये रहा, ए एवरेज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, डेल्टा वी डेल्टा टी क्यों लिखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं ये है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जैसा आपने पीछे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए लिखा है, वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। अब इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट क्या, इंस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे। इंस्टेंट अगर कोई लोगे आप, तो इंस्टेंट को कभी आप कैच कर सकते हो क्या। इंस्टेंट एक ऐसा छोटा सा टाइम है जो हमेशा फिनिश हो रहा है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू फिनिश। समझ रहे हो बात को। तो आपसे कहें कि भाई व्हाट इज द इंस्टेंट, इंस्टेंट इज अ टाइम इंटरवल विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिनिश, जो हमेशा फिनिश हो रहा है। तो देखो, जैसे आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था, एवरेज एक्सेलरेशन का क्या लिखा आपने, वी टू वेक्टर माइनस वी1 वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय टी2 माइनस टी1। ये क्या लिखा आपने, टी2 माइनस टी1, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये एवरेज एक्सेलरेशन आपने लिखा। अब एवरेज एक्सेलरेशन को फिर हमने कर दिया डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर इसमें ये जो टाइम इंटरवल है दिख रहा है आपको, ये जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल ऐसा हो कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिनिश, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिनिश। इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट, और फिर लिखते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। समझ रहे हो बात को, लिमिट लगाते हैं, लिमिट अभी मैथ्स में आएगा आपके, ये लिमिट, और डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस, टी ई एन डी एस, टेंस, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब क्या है, ये टाइम इंटरवल हमेशा खत्म होने वाला है, हमेशा क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू फिनिश। तो डेल्टा वी बाई टी, तो ये जो फंक्शन है इसको देन वी विल डिनोट इट एज डीवी बाई डी टी। तो अब जो ये एक्सेलरेशन आएगी आपके पास, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोला आया समझ में। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हुआ, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन में इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आता है, और एग्जैक्ट जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसमें क्या लेते हैं अपन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लेते हैं। आया समझ में यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है। अब देखो, सर बट एवरेज एक्सेलरेशन में भी तो जो टाइम है जो कभी तो एंड होगा वैसे ही नहीं कंसिडर कर। नहीं, जैसे आपसे कहते हैं कि जैसे आपसे कहता हूँ मैं टी इज इक्वल टू 0 सेकंड से टी इज इक्वल टू 60 सेकंड तक में आप बताओ उसकी स्पीड कितनी है, तो फिर आप एवरेज स्पीड निकालोगे। पर अगर टी हाँ इज इक्वल टू 0 सेकंड से टी इज इक्वल टू 20 सेकंड तक की उसकी जो जर्नी है, उसमें मैं आपसे कहूँ कि टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पे उसकी स्पीड बताओ, तो वो क्या लिख लेगी, वो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख लेगी फिर। तो किसी फिक्स टाइम पे लिख, किसी फिक्स इंस्टेंट पे आप निकालोगे तो वो इंस्टेंटेनियस है, पर किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए निकालोगे तो फिर वो एवरेज है। आया समझ में, हाँ ठीक हाँ है। सर। इस तरह से करते तो ये फॉर्मुलेज है। अभी देखो, ऐसे ही आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट किया था, अभी देखना आप, ऐसे ही हमने फाइंड आउट किया था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टी2 माइनस टी1। ये फॉर्मूला बन गया अपन का एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। अब इस एवरेज वेलोसिटी को भी आप कैसे डिनोट कर सकते हो, डेल्टा एक्स वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी से डिनोट कर सकते हो, सेम टू सेम प्रोसेस है। अब अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस निकालना चाहूँ,
इफ आई वांट टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या लगा दूंगा, लिमिट लगा दूंगा डेल्टा टी टेंस टू जीरो, कि टाइम इंटरवल क्या है जो जीरो होने वाला है वो इंस्टेंट हो गया, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स कर दो, डेल्टा टी आ जाएगा। अब डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं वी इंस्टेंटेनियस है, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू कितना कर दे, इसको dx बाय dt लिख सकता हूँ, dx वेक्टर डिवाइड बाय dt। आया समझ में? तो ये आपके पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अच्छा, यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाए अगर, देखो आप एक कंबाइन फॉर्मूला बना लें। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट कर सकते हो इस तरह से, और इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप वी से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली एवरेज के लिए आपको इधर एवरेज लिखना है। तो अगर एक्सेलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, डीवी वेक्टर डिवाइड बाय dt आ गया। अब v वेक्टर, v क्या है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, dx डिवाइड बाय dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ वी व्हाट फॉर्मूला वी विल गेट dv बाय dt, तो ये है ही सही अपने पास। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना जाएगा, d2x डिवाइड बाय dt2, d2x डिवाइड बाय dt2। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना हो गया, dv बाय dt या d2x बाय dt, यानी डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है।